हेलो। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त और मस्त होंगे। आवाज़ के लिए थोड़ा सॉरी है। कल ज़्यादा मिठाई उठाई हो गई थी जिसके कारण कुछ गड़बड़ा गया है। चलिए तो आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 3 परिवहन का जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चनों के आंसरों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। बस करना क्या है, आपको ध्यान से सुनना है। हर एक क्वेश्चन आपको बारी बारी से समझ में आ जाएगी। तो ज्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या कहता सुनिएगा। जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहा कि जीवों के शरीर में यानी हमारे बॉडी में जो पदार्थ हैं, पदार्थ यानी जो हम लोग भोजन करते हैं या हम लोग जो सांस लेते हैं, हवा जो जाती है, इसके स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने वाली जो विकसित तंत्र है उसको क्या कहते हैं? तो परिवहन तंत्र कहते हैं। उसको आने जाने की क्रिया वाला जो व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था को क्या बोलेंगे हम लोग? परिवहन तंत्र। कोई दिक्कत? आपसे क्या कहा कि हमारे शरीर के भीतर जो आवश्यक चीजें हैं उनको आने जाने का जो रास्ता है ना, इस रास्ता को क्या कहते हैं? यानी उस तंत्र को क्या कहते हैं? तो परिवहन तंत्र। जिससे वो आती जाती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोई दिक्कत? चलिए दूसरा, संवहन उत्तक किसे कहते हैं? आपसे कहता है संवहन उत्तक। संवहन का मतलब भी वही होता है, परिवहन। संवहन का मतलब, लेकिन हम लोगों के शरीर में परिवहन, अब पौधे में हो गया संवहन। अर्थात पौधे में जो आवश्यक चीजें हैं यानी जल और खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने में दो उत्तक मदद करती है। एक जाइलम है और एक फ्लोएम है। तो ये जाइलम और फ्लोएम जो लाने ले जाने में मदद करती है ना, इसको कहते हैं हम लोग संवहन उत्तक। वही आपसे कह रहा, संवहन उत्तक किसे कहते हैं? तो पौधों में एक स्थान से दूसरे स्थानों तक जल या खाद्य पदार्थों को ले जाने वाली जो उत्तक होती है, इसे संवहन उत्तक कहते हैं। आगे, चालनी नलिकाएं कहां पाई जाती है? आपसे क्या कह रहा है? चालनी नलिकाएं कहां पाई जाती है? तो हमने पढ़ा था कि पौधे में एक उत्तक होती है जिसका नाम होता है फ्लोएम। फ्लोएम 4 प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है। चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। अब आपसे पूछ रहा है चालनी नलिका, तो फ्लोएम में किस में पाई जाती है? तो चालनी नलिकाएं पौधे में फ्लोएम उत्तक में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? कोई दिक्कत? आगे, वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, वाष्प उत्सर्जन। तो पौधे में वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो पौधे में जो पत्ती में बेकार जल हो जाती है, उस जल को वह वायुमंडल में क्या कर देती है? छोड़ने की क्रिया को कहते हैं हम लोग वाष्प उत्सर्जन। पौधे की पत्ती में जो बेकार जल होती है, उस जल को वह वायुमंडल में छोड़ते रहती है। हम लोग पिछले दिन पढ़ा था कि धरती से वह कितना जल खींचती है भाई? तो जितना खींचती है उसका मात्र 10% ही वो अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में या शोषण की क्रिया में यूज करती है। बाकी जो बच जाता है उसका 90% उसको क्या कर देती है? पत्ती के रंध्र द्वारा वह बाहर छोड़ते रहती है। इसी क्रिया को कहते हैं हम लोग वाष्प उत्सर्जन। यानी पौधे की पत्ती में रही बेकार जल को वह बाहर छोड़ते रहती है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? चलिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए कह रहा है स्थानांतरण क्या है? स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थानों तक लाना या ले जाना।
कोई पदार्थ आपके बॉडी में जो आवश्यक अंग है वहां तक आप ले गए या वापस ले आए, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? स्थानांतरण कहलाती है। ठीक है, और इसको परिवहन भी कहते हैं। दोनों सेम बात है। परिवहन क्या है? तो वही क्रिया, यानी आवश्यक चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना या ले जाना। परिवहन क्या है? तो वही है। ठीक है ना। तो स्थानांतरण समझ गया ना, कि किसी आवश्यक चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक शरीर में लाना या ले जाना स्थानांतरण कहलाता है। आगे, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? देखिए, तो हमारे बॉडी में जो हम लोग खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं ना, तो उसका स्थानांतरण जो है वह सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो खाद्य पदार्थ है ना, वो आपके बॉडी में किस रूप में स्थानांतरण होता है? तो सुक्रोज के रूप में। कोई दिक्कत? आगे, खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? तो हमारे शरीर में खनिज लवण का जो अवशोषण होता है वह आयन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि भाई खनिज लवण का अवशोषण किस रूप में? तो आयन के रूप में। कोई डाउट? अब आगे, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? अब समझिए, खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण क्यों जरूरी है आपसे पूछ रहा है। नहीं, सिंपल रीजन है कि हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए सभी अंगों में सही से ऊर्जा मिले, इसके लिए सभी अंगों में भोजन जाना जरूरी है ना। अब अंगूठा में दर्द होती है तो दवाई तो अंगूठा में खाएंगे नहीं, खाएंगे तो मुंह में। क्या? अब मुंह में जब खाएंगे तो दर्द ठीक हो जाता है अंगूठा वाला। अब तो यही कहानी हो गई। एगो शॉर्ट वीडियो देखे होंगे, रामचंद्रा वाला, तारा वाला, देखें कि नहीं दें? जजमान वाला। चलिए, तो वही बात है। तो कहने का अर्थ है कि अगर परिवहन नहीं होगा तो समझिए अंगूठा का दर्द ठीक होगा? मुंह में दवाई रहेगा तो मुंह का दर्द ठीक होगा, अंगूठा का कैसे ठीक होगा? अर्थात कहने का अर्थ है कि हमारे शरीर के सभी अंगों को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और इन अंगों की ऊर्जा की पूर्ति के लिए परिवहन जरूरी है। जब तक परिवहन नहीं होगा, स्थानांतरण नहीं होगा, तो सभी अंगों को ऊर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? तो सभी अंगों में आवश्यक ऊर्जा के लिए, वृद्धि विकास के लिए स्थानांतरण जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए। अब आपसे पूछ रहा है रक्त के विभिन्न अवयव। तो हम लोग रक्त में पढ़े थे कितने भाग होते हैं भाई? 2। एक तरल भाग होता है जो आयतन के हिसाब से 55%, जेकरे नाम हम लोग रखे थे प्लाज्मा। क्या? और दूसरा रखे थे जो 45% है वो ठोस कण है। इस ठोस कण में 3 गो था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाणु। ठीक है, प्लेटलेट्स कहिए, थ्रोम्बोसाइटस कहिए, बात एक ही होता है, घबराना ना है। तो रक्त के कितने भाग? तो 2। तरल भाग 55%, प्लाज्मा, और 45% ठोस, जिनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाणु। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 10, रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयव कौन है? यानी रक्त परिसंचरण के लिए 3 प्रमुख अवयव कौन कौन? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त पट्टिकाणु। कोई दिक्कत? जो ऊपर क्वेश्चन है वही नीचे पूछ दिया फिर से। अब कह रहा रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक। यहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक? तरल संयोजी उत्तक। ये हम लोग क्लास 9th में भी चैप्टर नंबर 2 उत्तक चैप्टर में पढ़े थे कि जंतुओं में 4 प्रकार के उत्तक, एपिथेलियमी, संयोजी, फिर पढ़े थे हम लोग पेशी और तंत्रिका, जिसमें हमने दूसरा नंबर में पढ़ा था कौन पढ़े थे हम लोग? संयोजी। संयोजी में 3, वास्तविक संयोजी, तरल संयोजी और कंकाल संयोजी। यहाँ तरल संयोजी उत्तक को ही रक्त कहते हैं ना। तो रक्त किस प्रकार का उत्तक भाई? तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? यानी कि हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिका का निर्माण होता है वो कहाँ होती है? याद रखिएगा, तिल्ली में। हमारे बॉडी के अंदर एक तिल्ली होती है, उसी तिल्ली के अंदर लाल रक्त कोशिका का निर्माण
होता है। कोई दिक्कत? अब आगे, मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिका में कौन दूसरे की अपेक्षा कम है? कम है। तो श्वेत रक्त की संख्या कम होती है और लाल रक्त कण की संख्या ज्यादा होती है। नहीं, हम लोग पढ़े थे, उसका उम्र भी ज्यादा होता है। नहीं, तो लिखेंगे लाल रक्त संख्या क्या होती है? अधिक, और श्वेत रक्त संख्या कम। बहुत अच्छा। चलिए, तो हम लोग 13 तक देख लिए, आगे चलते हैं। चलिए, तो 13 तक क्लियर हो गया आप लोगों को। 14 बातें नहीं करेंगे। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रक्त लाल क्यों होता है? देखिए, बराही भी आए क्वेश्चन, बराही भी आए है कि भाई रक्त लाल क्यों दिखाई देता है। तो हम लोग पढ़े थे कि रक्त में एक प्रोटीन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण वह कैसा दिखाई पड़ता है? लाल। तो लिखेंगे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता। आगे, मनुष्य के हृदय में 4 कौन कौन बेसम है? यानी हमारे बॉडी के अंदर एक छोटा सा मांसल गुद्देदार संरचना, एक नाम था हृदय। हृदय में 4 घर थे, दायां आलिंद, दायां नीलय, बायां आलिंद, बायां नीलय। तो मानव हृदय में कितने मानव हृदय में कितने बेसम भाई? 4। हाँ, दे दीजिए। 4 मानव हृदय में कितने बेसम? 4। कौन कौन? दायां आलिंद, दायां नीलय, बायां आलिंद, बायां नीलय। चलिए, बहुत अच्छा, सबको याद है। शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त हृदय के दाएं आलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है, देखिए यहां ध्यान रखिएगा, आपसे कहेगा सीधे शुद्ध रक्त, तो शुद्ध रक्त कहेगा तो धमनी, अशुद्ध रक्त कहेगा तो सीरा, ठीक है। कहेगा वैसी धमनी या वैसी सीरा, ठीक है ना, तो लिखिएगा फुफ्फुस, फुफ्फुस, ठीक है। आगे वो क्लियर हो जाएगी। तो आप देखिए, आपसे कह रहा है कि अशुद्ध रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है भाई? तो याद रखेंगे सीरा द्वारा। अशुद्ध रक्त को हृदय से दाएं आलिंद में ले जाने वाली, तो सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं आलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? सीरा। अशुद्ध कहेगा तो याद रखेंगे कौन सी हम लोग? अशुद्ध कहेगा तो क्या लिखेंगे? धमनी, ठीक है। शुद्ध रक्त को कौन ले जाती है? अशुद्ध रक्त को कौन ले जाती है? ठीक है। आगे, हृदय के बाएं आलिंद नीलय, बायां भाग में आलिंद नीलय छिद्र पर स्थित कपाट को क्या कहते हैं? तो द्विदली। और दायां वाला पर क्या कहेंगे? त्रिदली, है ना। हमारे हृदय के जो बाएं भाग है, ये बायां भाग है, तो यहाँ पर आलिंद और नीलय जो छिद्र है उस पर एक कपाट लगी हुई है ऐसी करके, इसको कहते हैं हम लोग द्विदली। और दाएं भाग में कपाट है, उसको क्या बोलेंगे? त्रिदली, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है हृदय के बाएं आलिंद और नीले छिद्र स्थित कपाट को क्या कहते हैं? तो बोलेंगे उसको द्विदली कपाट। क्या बोलते हैं हम लोग? किसी को दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छा है। आगे, फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी, देखिए शुद्ध रक्त को आलिंद में ले जाने वाली, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? धमनी। जब ये शुद्ध रक्त की बात करेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? धमनी। अशुद्ध रक्त की बात करेगा तो बोलेंगे, कोई दिक्कत? तो अब आपसे पूछ रहा है फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या बोलते हैं हम लोग? आगे, हृदय के बेसमों का संकुंचन क्या कहलाता है? तो सिस्टोल। क्या कहलाता है? हृदय के जो संकुंचन है, तो संकुंचन क्या कहलाता है? शिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टोल कहलाता है। देखिए, सबको याद हो गया, पढ़ाए तो ना। अच्छा, संकुंचन क्या कहलाता है? सिस्टोल। और शिथिलन क्या कहता है? डायस्टोल। चलिए, तो इतना सब समझ गए। अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर की ऐसी धमनी, अब देखिए फिर से पूछ रहा है, ऐसी धमनी जिसमें वी ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह हो, तो ऐसी जखनी ये कहेगा तो लिखेगा फुफ्फुस धमनी, है ना। देखिए, फुफ्फुस धमनी। आप फुसफुस नहीं लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे? हाँ,
सबको याद रहता है वही। चलिए, वैसी धमनी तो क्या बोलेंगे हम लोग? फुफ्फुस धमनी। बात खत्म। आगे, शरीर की ऐसी शिरा, शरीर की, तो फिर क्या लिखेंगे? फुफ्फुस शिरा। ठीक है ना? ऐसी शिरा कहेगा तो फुफ्फुस शिरा, ऐसी ऐसी धमनी कहेगा तो, बात खत्म। अब चलिए एक बात और ध्यान रखिएगा, धमनी शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, लेकिन फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त। अशुद्ध का मतलब हुआ बी ऑक्सीजनित, बी ऑक्सी, ठीक है। चलिए, अब शिरा अशुद्ध रक्त का, लेकिन फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त का, यानी ऑक्सीजनित। शुद्ध रक्त को बोलेंगे हम लोग ऑक्सीजनित, अशुद्ध रक्त को करेंगे बी ऑक्सीजनित। शुद्ध अशुद्ध समझ गए ना? मतलब ऐसा समझिए कि रक्त रक्त है ही है, लेकिन ओकरा में ऑक्सीजन मिल गया तो हो गया शुद्ध, यानी ऑक्सीजनित। ऑक्सीजन को इसका रख लिया और उसको विदा खाली हाथे कर दिया तो वो हो गया बी ऑक्सीजनित। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। अब आगे हैं विभिन्न सिरिकाएं। विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़कर किस रक्तवाहिनी का निर्माण करती है? तो सिरिकाएं जुड़कर सिरा का निर्माण करती है। अनेक सिरिकाएं जुड़ेगी तो क्या बनाएगी? सिरा। बस कहानी खत्म। तो वही पूछ रहा है, विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती है? तो सिरा का निर्माण करती है। एक ऐसे एक कोशिकीय पौधा, एक ऐसे एक कोशिकीय पौधा का नाम बताइए जिसमें परिवहन विसरण द्वारा होता है। तो किसके द्वारा भाई? तो विसरण द्वारा। तो कौन ऐसा पौधा है? तो ओकरा नाम है युगलीना। युगलीना एक ऐसा पौधा है जिसमें परिवहन की क्रिया विसरण द्वारा होता है। श्वसन ना, परिवहन। श्वसन वाला तो बहुते पौधा है जिसमें श्वसन की क्रिया विसरण द्वारा होता है, लेकिन पूछ रहा है कि ऐसा कौन पौधा जिसमें परिवहन की क्रिया किसके द्वारा? श्वसन विसरण द्वारा। तो क्या लिखेंगे? युगलीना एक ऐसा पौधा है जिनमें परिवहन विसरण द्वारा होता है भाई। ठीक है, चलिए तो 24 नंबर देखते हैं। पौधों में जल और खाद्य पदार्थ को स्थानांतरण करने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर अभी 2 पर है आप ऊपर में। संवहन उत्तक किसे कहते हैं भाई? तो पौधे में खाद्य पदार्थ और जल को ले जाने वाली उत्तक को संवहन उत्तक। अब वहां उत्तर वहां पूछ रहा था, क्वेश्चन दिल था, यहाँ क्या किया? उसी को उत्तर लिख क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, पौधे में जल और खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण करने वाले उत्तक को क्या बोलेंगे? तो संवहन उत्तक कहेंगे। नहीं, यानी कहने का अर्थ है कि तुम्हारा जो 24 का उत्तर है यानी क्वेश्चन है, वो दूसरा का क्या हो गया? आंसर हो गया। और दूसरा वाला का जो क्वेश्चन है ये 24 का आंसर हो गया। दैट्स ऑल। यानी आपसे पूछ रहा है खाद्य पदार्थ और जल के संवहन के लिए जो उत्तक है उसे क्या कहते हैं भाई? तो संवहन उत्तक कहते हैं। हो गया? तो 24 तक देखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो आप लोग 24 तक क्लियर कर लिए थे ना? अब 25 देख लेते हैं क्या कहता है। देखो, कह रहा है जल संवाहक उत्तक में पाए जाने वाले लंबी बेलनाकार नलिका को क्या कहते हैं? तो हम लोग पौधा में पढ़े थे कि जल को कौन ले जाता है भाई रे? तो जाइलम। पौधा में जल को कौन ले जाता है? जाइलम। इतना तक क्लियर है। आज जाइलम होता है 4 प्रकार के, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुत्तक। ये दूगो बेचारे का काम तो यांत्रिक सहायता प्रदान करना है। अब बच गई दूगो, एगो वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। तो ले कौन जाती है? तो वाहिनिकाएं। कौन ले जाती है? वाहिनिकाएं। यानी बेलनाकार नली जो है उसको क्या बोलते हैं लोग? वाहिनिकाएं। कोई दिक्कत? चलिए, तो आपसे वही पूछ रहा है कि जल संवाहक उत्तक में पाए जाने वाले लंबी बेलनाकार नली को क्या बोलेंगे हम लोग? वाहिनिकाएं। कोई दिक्कत? आगे, जाइलम फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है? तो हम लोग पढ़े थे कि जाइलम और फ्लोएम 2 संवहन उत्तक है, लेकिन जाइलम की अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है। सब ना आए, लेकिन अधिकांश। ठीक है, तो किसकी कोशिकाएं मृत होती है? ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपसे। ठीक है ना? ये सब एक नंबर का क्वेश्चन है, एकदम छोटा छोटा याद रखिएगा, सब परीक्षा में पूछने वाला है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है जाइलम और फ्लोएम में कौन सा संवहन उत्तक खाद्य पदार्थों का स्थान करता है? माने कौन खाद्य पदार्थ को ले जाता है?
तो फ्लोएम। आ जल को कौन ले जाता है? तो जाइलम। अगर आपसे पूछे कि जल का संबंध कौन करता है, खाद्य पदार्थों का संबंध कौन करता है? फ्लोएम। तो वही तो पूछ रहा है भाई कि खाद्य पदार्थों का संबंध कौन करता है? फ्लोएम। आगे पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों के संवहन शीर्ष भाग तक पहुंचाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो परिवहन कहिए चाहे स्थानांतरण कहिए। तो अब आपसे पूछ रहा है पौधों में जल, खनिज, लवण, खाद्य पदार्थ पौधों के शीर्ष भाग तक पहुंचाने वाली जो क्रिया है, वो क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? तो याद रखेंगे परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? हाँ, संवहन भी लिख सकते हैं, ठीक है, या स्थानांतरण लिख सकते हैं। तो परिवहन लिखिएगा, सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। आगे, क्योंकि चैप्टर है परिवहन। क्वेश्चन नंबर 29, रक्त या रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? पूछ रहा है रक्त या के, तो तरल संयोजी उत्तक है। रक्त या रुधिर किस प्रकार का उत्तक? तरल संयोजी उत्तक। दैट्स सॉल्व। आगे, दायां और बायां आलिंद एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होता है? तो हमने बताया था हमारे हृदय दो भागों में बटी होती है, एक दायां एक बायां, ठीक है ना, एक दायां और एक बायां। वो दोनों किससे अलग होती है? विभाजिका द्वारा। कोई दिक्कत? तो आपसे पूछ रहा है कि दायां आलिंद और बायां आलिंद किससे अलग होती है? विभाजिका। अब आगे, उस सिरा का नाम, बस देखिए फिर से करा, उस सिरा का नाम, तब फुफ्फुस सिरा हो गया। उस सिरा तो क्या बोलेंगे? अब कहिएगा, देखिए शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह करती है, तो क्या बोलेंगे उसको? फुफ्फुस सिरा। चलिए अब आगे फिर से 32, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिका नहीं पाई जाती है क्या कहते हैं? तो जब लाल रक्त कोशिका नहीं पाया जाता उसको कहते हैं हम लोग लसिका। क्या कहते हैं हम लोग? अब देखिए समझिए, पूरे बॉडी में प्लाज्मा है, यानी खून ही प्लाज्मा है, क्योंकि खून का 55% क्या है? प्लाज्मा। तो ओकरा में पायल जाता है लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्त पट्टिकाणु, तीनों ओकरे में मिलल है, ठीक है। ये नस है, इन नस से जा रहा है कौन? प्लाज्मा। तो एकरा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाणु तीनों अपना जा रहा है साथे साथे। लेकिन हम लोग पढ़े थे कि जब सिरिकाएं में से रक्त प्रवाह होती है तो कभी कभी क्या होती है कि उससे ना थोड़ा थोड़ा मतलब वो क्या कहते हैं उसको, पसीज करके वो क्या हो जाता है? प्लाज्मा बाहर निकल जाता है। प्लाज्मा जब निकलने लगता है तो डब्ल्यूबीसी का तातरी हमरो लेल चल अंदर, तो वो भी उसमें से बाहर निकल जाता है। तो अभी जो प्लाज्मा आया और साथ क्या आया? डब्ल्यूबीसी आया, बाकी कुछ नहीं आया। तो इसमें अब क्या है? दो गो चीज है, एगो प्लाज्मा, एगो श्वेत रक्त कण। प्लाज्मा और, तो वही पूछ रहा है कि लाल रक्त कण नहीं है, तो नहीं है तो किसमें? तो ओकर नाम हो जाता है लसिका। जब बाहर आ जाता है क्या नाम हो जाता है? आगे, रक्त का संचार ज्यादा दबाव किसमें होता है? तो सिरा में या धमनी में? तो धमनी में। ज्यादा दबाव किसमें होता है भाई? कोई दिक्कत? चलिए आगे, रक्तचाप किस माप उपकरण से ली जाती है? तो रक्तचाप जो हम लोग लेते हैं, यानी हम लोग जो डॉक्टर लोग किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर मापते हैं, उसका नाम है एस्फेगनोमैग्नोमीटर, सॉरी, उसका क्या नाम है? एस्फेगनोमैग्नोमीटर, ठीक है ना। इसका क्या नाम है? जिस माप से हम लोग रक्तचाप लेते हैं उसका क्या नाम है? एस्फेगनोमैग्नोमीटर। यानी उसको यूं कहिए बीपी मशीन कहते हैं, लेकिन किताब का भाषा का नाम है एस्फेगनोमैग्नोमीटर। कोई दिक्कत? एस्फेगनो। चलिए तो 34 क्वेश्चन ही है, 34 क्वेश्चन के बाद ही क्लोज हो गया है। इतना समझ गए? एस्फेगनोमैग्नोमीटर याद रहेगा ना? तो आज के लिए इतने ही। कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर लघुत्तरीय लेकर आ रहे हैं। तब तक की इंतजार करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, बाकी अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए। विशेष के लिए हमें विदा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।